नमस्कार साथियों, आरएस प्री के क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात करेंगे विश्व भूगोल की और विश्व भूगोल के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दों में हम आज बात करेंगे ओजोन अवक्षय यानी कि ओजोन डिप्लेशन की, कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण हैं और उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उसको लेके हमें आरएस प्री में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले तो हमें ओजोन अवक्षय, ओजोन डिप्लीशन को पढ़ने से पहले या ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ओजोन के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ओजोन क्या है और ओजोन को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ओजोन डिप्लेशन। ओजोन अवक्षय भी कहते हैं, ओजोन क्षरण भी कहलाता है, ओजोन छिद्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब सबसे पहले जब हम ओजोन अवक्षय के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है। तो अब समझना यहां से ओजोन, ओजोन यह एक ऑक्सीजन का विशेष रूप है। अब ऑक्सीजन का विशेष रूप क्यों है? क्योंकि इसका यदि हम बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर एक गैस का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं ओजोन गैस, और इसीलिए यह ऑक्सीजन का क्या है? विशेष रूप है। अब यह कैसी होती है? तो यह जो गैस है ओजोन गैस, यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। यह ध्यान रखना कि यह जो ओजोन गैस होती है यह कैसी होती है? हल्के नीले रंग की, हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है। पॉइंट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ओजोन गैस की खोज किसने की। तो अब यह ओजोन गैस जो है इसकी खोज की गई थी, कब की गई थी? 1840 ईस्वी में। इसकी खोज 1840 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन। क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन, और इन्होंने 1840 में ओजोन गैस की क्या की थी? खोज की थी। तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का विशेष रूप है जो कि हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली एक विषैली गैस है और जिसका खोज की थी 1840 में क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन। यहां तक क्लियर? लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो ओजोन गैस है यह कहां पाई जाती है। अब समझना कि यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें, जिसमें सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, और इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो अगली परत है उसे कहा जाता है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर,
अब सौर मंडल के ऊपर जो परत है जिसे हम क्या बोलते हैं, समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यहां शोभ मंडल, समताप। अब शोभ मंडल और समताप मंडल, यहां तो वायुमंडल की क्या है, परतें। इसमें से जो समताप मंडल है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में यहां जो है एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है ओजोन लेयर। यानी कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में कहां पाई जाती है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में कहा जाता है लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की एक मोटी परत पाई जाती, किसकी, ओजोन गैस की, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ओजोन परत जो गैस है यहां वायुमंडल में, समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में एक परत के रूप में पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत, यहां ओजोन परत है, इस ओजोन परत की जो खोज है वह कब हुई थी, 1913 में हुई थी। कब हुई थी, 1913 के अंतर्गत इसकी खोज। अब यहां पे समझना, यहां ओजोन गैस की खोज है, यहां पे ओजोन परत। ओजोन परत की जो खोज है वह कब हुई थी, 1913 में। और किसने की थी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स फैब्रे और हेनरी ने। चार्ल्स फैब्रे एवं हेनरी बुसान ने जो है इस ओजोन परत की क्या की थी, खोज की थी कि वायुमंडल में, समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत के रूप में जानते हैं। और यह जो परत है, यह सूर्य से जो यूवी रेज है, कौन सी, यूवी रेज, जिन्हें हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, कि सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है, पराबैंगनी किरणें, उन पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। यानी कि यह ओजोन परत यूवी रेज का अवशोषण करती है और पृथ्वी को बचाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। तो जब हम ओजोन अवक्षय, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ओजोन डिप्लेशन में सबसे पहले तो हमें ओजोन के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ओजोन क्या है। ऑक्सीजन का विशेष रूप है जो कि हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है, जिसकी खोज 1840 में क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनविन ने की थी। और यहां वायुमंडल में, समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। और इस ओजोन परत की खोज 1913 में चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान ने की। और यह जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी यूवी रेज से पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। यह तो सामान्य जानकारी थी किसके बारे में, ओजोन के बारे में। अब हम बात करें ओजोन अवक्षय, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, इसके क्या कारण है। तो अब यहां पे समझना ओजोन डिप्लेशन के बारे में।
ओजोन अवक्षय क्या है? ओजोन अवक्षय का मतलब है ओजोन परत की जो ओजोन परत है, उस ओजोन परत की यदि मोटाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे कहा जाता है ओजोन अवक्षय, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई। यानी ओजोन क्षरण, ओजोन छिद्र या ओजोन अवक्षय सब एक ही है, और सबका तात्पर्य है कि ओजोन परत की जो मोटाई है, उस मोटाई में धीरे धीरे क्या होना, कमी। अब सबसे पहले अगला जो प्रश्न पूछेगा कि ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। किसमें? डॉप्सन। और ओजोन परत की जो औसत मोटाई है, कितनी? औसत ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी होती है? 300 से 600 इकाई। तो यह भी ध्यान रखना कि ओजोन परत जो है, इसकी मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मानते हैं, और इसकी जो है औसत मोटाई कितनी है? 300 से 600 डॉप्सन इकाई की मोटाई की यह एक परत है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। अब आता है ओजोन परत। हम कह रहे हैं ओजोन अवक्षय का मतलब होता है ओजोन परत की मोटाई में कमी, कि ओजोन परत की यदि मोटाई में कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओजोन अवक्षय, ओजोन छिद्र। तो अब ध्यान रखना कि ओजोन परत की यदि मोटाई, ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन इकाई से कम है, यदि किसी स्थान विशेष पर ओजोन परत की मोटाई 220 डॉप्सन इकाई से भी कम है, तो वह घटना क्या कहलाएगी? ओजोन अवक्षय कहलाएगी। यानी कि ओजोन परत की मोटाई में होना ओजोन अवक्षय कहलाएगी। और कितनी? 220 डॉप्सन इकाई से कम मोटाई की यदि परत है, तो वह क्षेत्र ओजोन अवक्षय, ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है कि ओजोन अवक्षय का जो है सबसे पहले पता किसने लगाया? तो अब बात करते हैं ओजोन अवक्षय की सबसे पहले खोज किसने की थी? 1985 में ब्रिटिश अटलांटिक सर्वेक्षण दल के नेतृत्वकर्ता, जिसका नाम था जोसेफ फॉरमैन ने, किसने की थी? जोसेफ फॉरमैन। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, जिसका नाम था गार्डियर।
जोसेफ फॉरमैन और गार्डियन ने कहां पर की थी? सॉरी, ब्रिटिश अंटार्कटिक। और कहां पर की थी? अंटार्कटिक महाद्वीप पर जो है इसकी खोज। यानी कि हमें जो प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था वह पूछा जाता है कि ओजोन अवक्षय, ओजोन छिद्र का तात्पर्य क्या है, ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, या ओजोन छिद्र क्या है। दूसरा, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, औसत मोटाई कितनी होती है। तीसरा पूछा जाता है कि ओजोन परत, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य, यानी कि ओजोन छिद्र में औसत मोटाई कितनी हो जाएगी, 220 से भी कम हो जाएगी। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन अवक्षय की खोज किसने की, तो 1985 में की। कहां की गई थी? अंटार्कटिका महाद्वीप में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण दल की जो नेतृत्व करता थे, जिनका नाम था जोसेफ फॉरमैन और गार्डिनर। और जोसेफ फॉरमैन मुख्य रूप से तो किसने की, यदि एक व्यक्ति पूछा जाएगा तो जोसेफ फॉरमैन आएगा, और यदि दो पूछे जाएंगे तो जोसेफ फॉरमैन और गार्डियन ने जो है इस ओजोन अवक्षय की खोज की। अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन अवक्षय के क्या कारण हैं। तो यदि हम ओजोन अवक्षय के कारणों की बात करें, ओजोन अवक्षय के कारण, यानी कि ओजोन छिद्र के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के कारण दो हैं। एक तो है प्राकृतिक कारण, और दूसरे हैं मानवीय कारण। अब प्राकृतिक कारण में तीन हैं। एक तो है सौर कलंक, सौर कलंक है। दूसरा ध्रुवीय वाताग्रह है, और तीसरा समताप मंडल में बनने वाले विशेष जिन्हें क्या कहा जाता है, मूलाभ मेघ। यानी कि ओजोन अवक्षय के तीन प्राकृतिक कारण है। पहला है सौर कलंक, दूसरा है ध्रुवीय वाताग्रह, और तीसरा है समताप मंडल। लेकिन यह तीनों ही कारक जो है वह ओजोन छिद्र के लिए ज्यादा उत्तरदायी नहीं है। सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वह है मानवीय कारक, और मानवीय कारक में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वह है CFC, क्लोरो फ्लोरो। सबसे प्रमुख कारण है वह है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यानी कि यहां बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन छिद्र या ओजोन अवक्षरण, ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे प्रमुख गैस या उत्तरदायी कारण कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन। उसके बाद दूसरी जो है वह है नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरी है हैलोजन गैसें। हैलोजन गैसें में कौन कौन सी है? तो एक तो है हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन,
कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यानी कि HCFC, H का मतलब है हाइड्रो, C का मतलब है क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो, C का मतलब कार्बन। सबसे लास्ट में तो है वह कार्बन। इसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है और HBFC इसका मतलब हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन है और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यह जो है यह मानवीय जो कारण है उनमें आता है। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसों को भी जो है इसके लिए उत्तरदायी माना है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है CFC। CFC को जो है सबसे ज्यादा किसके लिए, ओजोन अवक्षरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें ओजोन अवक्षय क्या है, ओजोन अवक्षय यानी ओजोन छिद्र की खोज कब और किसने की और इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है। अब हम ये कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत के सरण के लिए या ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इसका पता कब लगाया गया, 1974 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोरवुड रोनाल्ड और दूसरा था मारिया मोबिना। इन दोनों ने 1974 में, यहां ध्यान रखना 1974 में किसने, शेर वुड रोलैंड, रोनाल्ड, दूसरा नाम था मारिया फोबेन। दूसरा क्या नाम था, मारिया फोबेन, सॉरी मारिया मोबिना। इन दोनों ने, अब समझना यहां से, शेरवुड रोलैंड और मारिया मोबिना ने बताया कि ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक विनाशकारी या उत्तरदायी कौन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो अब आपका यहां से कई प्रश्न बनते हैं कि ओजोन सरण की खोज किसने की, तब आएगा जोसेफ फॉरमैन और गार्डिनर ने। लेकिन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन सरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, यह 1974 में बताया था शेरवुड और मारिया मोबिन ने कि CFC जो है वह मानवीय कारण के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। और CFC का उत्सर्जन कहां से होता है, तो एक तो औद्योगिक इकाइयों से जो धुआं निकलता है, जो औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुआं से जितने भी हमारे प्रशीतलक है, जैसे AC है, फ्रिज है, यहां जितने भी हमारे फोमिंग एजेंट्स हैं वहां, और साथ ही साथ जो जेट विमान है वहां से उनसे निकलने वाला प्रणोदक या जो धुआं होता है वह, यानी कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, फॉर्मिंग एजेंट, प्रशीतलक और इसके अलावा प्रणोदक, ये चार प्रमुख ऐसे हैं जो कि CFC के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी माने जाते। क्यों, क्योंकि 1974 में शेरवुड रोलैंड और मारिया मोबिना ने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा ओजोन सरण के लिए उत्तरदायी है। तो CFC का उत्सर्जन कहां से होता है, तो CFC का उत्सर्जन जो होता है वह एक तो औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं वहां से होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट है वह है जितने भी हमारे प्रशीतलक है, AC है, फ्रिज है, वहां से भी CFC का उत्सर्जन होता है, तीसरा जितने भी हमारे फॉर्मिंग एजेंट आते हैं उनसे होता है, और चौथा जेट विमानों से जो प्रणोदक निकलता है वह भी CFC के लिए जो है उत्तरदायी माना जाता है। तो इस प्रकार वायुमंडल में, हमारी प्रकृति में या हमारे पृथ्वी से CFC का उत्सर्जन चार प्रकार से होता है, और यही CFC जो है आगे जाके ओजोन परत की मोटाई में क्या करती है, कमी करती है, और ओजोन परत की मोटाई में कमी ही क्या कहलाता है, ओजोन सरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें ओजोन सरण के बारे में जो प्रश्न विशेष रूप से पूछा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वह आता है कि ओजोन सरण के लिए वैश्विक रणनीति, कि ओजोन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो अब बात करते हैं ओजोन छिद्र के संरक्षण, ओजोन अवक्षरण को रोकने के लिए या ओजोन संरक्षण के लिए वैश्विक रणनीति क्या थी।
ओजोन संरक्षण के लिए वैश्विक रणनीति कि ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए क्या वैश्विक रणनीति दी। तो इसके संबंध में सबसे पहला है वियना कन्वेंशन, जिसे हम वियना समझौता। नहीं, ओजोन संरक्षण के लिए सबसे पहले क्या हुआ था? वियना कन्वेंशन। अब यह कब और कहां हुआ? यह 22 मार्च 1985 को। कब? 22 मार्च 1985 में। कहां हुआ? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम वियना कन्वेंशन कहते हैं। और यह क्या था? यह था CFC के उपयोग में लाना। और यह क्या था? एक अबाध्यकारी समझौता था। अबाध्यकारी समझौता था। और यह लागू कब हुआ? यह लागू हुआ था 22 सितंबर 1988 को। 22 सितंबर 1988 को यह लागू हुआ। लेकिन भारत इसका जो है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? कि 1991 में भारत ने हस्ताक्षर किया। यानी कि अब समझना, ओजोन संरक्षण के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वह वियना सम्मेलन, क्योंकि 1985 में ही अंटार्कटिका महाद्वीप पर जब यह पता लगाया गया कि ओजोन परत नष्ट हो रही है, ओजोन परत की मोटाई में कमी हो रही है, जिसे हम ओजोन अवक्षरण या ओजोन छिद्र कहते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले ओजोन संरक्षण के लिए वियना में एक समझौता हुआ जिसमें CFC के उपयोग में कमी लाने की बात कही गई थी, जो कि एक अबाध्यकारी था, बाध्यकारी नहीं था। यह समझौता हुआ था कब? 1985 में। लागू कब हुआ? 22 सितंबर 1988 को लागू हुआ। लेकिन भारत इसका सदस्य देश कब बना? यानी भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? 1991 में भारत ने इस पे हस्ताक्षर किया। इसके बाद जो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट था वह था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यहां कब हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल शहर, जो कि कहां पर है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में यह हुआ। कब हुआ? 16 सितंबर 1987। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कि इसका जो था वह था CFC के उत्पादन एवं
उपयोग में कमी लाने वाला बाध्यकारी समझौता था। कैसा था? बाध्यकारी समझना कि इसको मानना जरूरी था। यह अबाध्यकारी था, लेकिन यह बाध्यकारी था कि सीएफसी के उपयोग और उसके उत्सर्जन में क्या लाना? कमी लाना। और यह कब लागू हुआ? यह 1 जनवरी 1989 में यह क्या हुआ? लागू हुआ। लेकिन भारत ने 1992 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या बना? सदस्य। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या बना? सदस्य बना। यहां तक क्लियर? अब यहां पे समझना, इस प्रोटोकॉल के तहत कब विकसित देश जो विकसित देश हैं वह कब? वर्ष 2000 तक सीएफसी की जो विकसित देश है, इस समझौते के तहत सीएफसी के उत्पादन और बाध्यकारी समझौता था। इसके तहत विकसित देश वह 2000 तक पूर्णतः सीएफसी के उत्पादन और उसके उपभोग को प्रतिबंधित करेंगे, जबकि जो विकासशील देश हैं विकासशील देश वर्ष 2010 तक क्या करेंगे? सीएफसी को पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे। अब विकसित देश का मतलब है जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री थे वह 2000 तक सीएफसी के उत्पादन और उपभोग को क्या करेंगे? पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे। जबकि विकासशील देश जैसे भारत जैसे विकासशील जो देश है, यहां क्या करेंगे? वर्ष 2010 तक सीएफसी का पूर्णतः यह इस समझौते का क्या था? उद्देश्य था कि किसी प्रकार से सीएफसी के उपयोग और उत्पादन में कमी लाना, उसको पूर्णतः बंद करना, ताकि हम ओजोन परत का, और इसीलिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसे प्रथम ओजोन सम्मेलन कहा जाता है। प्रथम, तो ये ध्यान रखना, प्रथम ओजोन सम्मेलन कब हुआ यह पूछा जा सकता है, कहां हुआ यह पूछा जा सकता है, और यह जो प्रथम ओजोन सम्मेलन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ यह कब लागू हुआ और भारत इसका सदस्य देश कब बना। इसके बाद जो सबसे प्रमुख प्रयास किए गए कि लोगों में ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने, यानी कि विश्व में ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 सितंबर को क्या तय किया कि ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आगे की समझना, जहां से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 19 सितंबर 1994 यूएनओ महासभा द्वारा सोलह सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, या जिसे हम विश्व
ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ओजोन संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस घोषित किया कब? कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ था और उस समझौते के तहत सीएफसी के उत्पादन और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बाध्यकारी समझौता हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस। अब यहां से प्रश्न बहुत बार आता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका जो है घोषणा कब हुई थी? तो 19 सितंबर 1994 को किसके द्वारा? यूएनओ महासभा के द्वारा की गई। अब आता है प्रथम ओजोन संरक्षण दिवस कि पहला ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर 1995 को मनाया गया। और अभी हाल ही में वर्ष 2024 में कौन सा मनाया? अब यहां पे समझना, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वह पूछा जाएगा। एक तो 30वां ओजोन दिवस, यह कब मनाया गया? 16 सितंबर 2024 को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी एडवांस क्लाइमेट एक्शन। एडवांस क्लाइमेट एक्शन, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन संरक्षण वर्ष 2024 ओजोन दिवस की थीम क्या थी? तो एडवांस क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, यह सबसे इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो हुआ था वह था 29वां ओजोन दिवस। दो 2023 और इसकी क्या थीम थी? तो अब यदि हम 29वां जो 2023 में मनाया गया उसकी थी ओजोन परत को ठीक करना तथा जलवायु परिवर्तन को कम करना। ओजोन परत को ठीक करना तथा जलवायु परिवर्तन को कम करना। तो इस प्रकार से हमें जब हम ओजोन संरक्षण पढ़ते हैं तो उसमें ओजोन संरक्षण के लिए जो दिवस मनाया जाता है जिसे हम विश्व ओजोन दिवस कहते हैं उसकी क्या थीम है यह पूछे। जो 28वां था जो कि वर्ष 2022 में उसकी थी पृथ्वी या पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। और उससे पहला यदि हम बात करें 21 में तो 21वां भी जो है हमें कई बार यानी 27वां जो 2021 में कि हमें हमारे भोजन और टीकों को क्या कर रखना? ठंडा रखना। तो अब ध्यान रखना यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है कि 27, 28, 29 और 30 यह 27वां 21 में, 28वां 22 में, 29वां जो है 30 में और 30वां 2024 में हुआ। यहां सबसे यानी कि 27वां कब हुआ?
28वां कब हुआ, 29वां कब हुआ, 30वां क्या वर्ष पूछा जाएगा और साथ ही उनकी थीम पूछी जाएगी। तो आपको यदि 30 और 29 की थीम पता है तो 27 और 28 की भी हमें सिर्फ सामान्य जानकारी होती। 28 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, 28वीं यानी कि 2022 में हुआ। और जो 27वां जो कि 2021 में हुआ उसकी थीम थी हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। यह 21 की, 22 की, 23 की और 24 की यह थीम हमें विशेष रूप से एग्जाम में पूछी जाती है, जो विशेष रूप से करंट की पूछी जाएगी, या तो 30 की या फिर 29 की। या 30वां ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाए। और इसीलिए हमें जब हम ओजोन संरक्षण की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद एक और सम्मेलन हुआ जिसे कहा जाता है किगाली समझौता। किगाली समझौता यह अक्टूबर 2016 में हुआ। अक्टूबर 2016 में किगाली नामक देश स्थान जो कि रवांडा की राजधानी है, रवांडा की राजधानी किगाली में हुआ अक्टूबर 2016 में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका भी उद्देश्य क्या था कि सीएफसी के उत्पादन और उसकी जो है उपयोग में कमी करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें सीएफसी को किसमें शामिल किया गया, ग्रीन हाउस गैसों में। एक तो यह ध्यान रखना सीएफसी को ग्रीन हाउस गैस में कब शामिल किया गया था, तो 2016 में किगाली समझौते के अंतर्गत। साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह था कि ग्रीन हाउस गैसें जो है वह ओजोन सरण के लिए क्या होगी, उत्तरदायी है। यानी कि केवल सीएफसी ही नहीं, अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वह भी जो है ओजोन सरण के लिए उत्तरदायी होगी। यह किसमें बताया, किगाली समझौते में यह कहा गया कि ओजोन गैसें नाम क्या कहते हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा जो अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं वह भी किसके लिए उत्तरदायी होगी, ओजोन सरण के लिए उत्तरदायी होगी। और सीएफसी के साथ साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमें ओजोन सरण को लेकर जो विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में हमने चरण की, सबसे पहले तो ओजोन परत को लेकर पढ़ना, फिर ओजोन अवशरण क्या होता है उसको अध्ययन करना, फिर उसके क्या कारण है और उसके बाद उसके वैश्विक प्रयास जिसमें वियना समझौता है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और तीसरा किगाली समझौता। अब एक और ध्यान रखना कि किगाली समझौते के तहत ही इसके सीएफसी के उपभोग और उत्पादन हेतु 3 कैटेगरी बनाई। जैसे अमेरिका और यूरोपियन देश हैं, यह 2008 तक जो है इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, या सीएफ किसको, एचएफसी का जो है उत्पादन पूर्णतः बंद करें। चीन और ब्राजील जैसे जो देश हैं वह 2024 तक। लेकिन ध्यान रखना भारत के द्वारा, क्योंकि जब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया गया और ग्रीन हाउस गैसों को भी ओजोन अवशरण के लिए उत्तरदायी माना गया, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ साथ हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है एचएफसी, इसके भी उपयोग और उत्पादन में कमी लाने के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई कि यूएसए और यूरोपियन देश जो है वह कब तक, 2018 तक एचएफसी को क्या करेंगे, इसके एचएफसी में के उत्पादन और
उपभोग में क्या करेंगे, कमी करेंगे। दूसरी श्रेणी में चीन है, ब्राजील है, यहां है, अफ्रीका है, अफ्रीकी देश, यहां 2024 तक, और भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, अरब कंट्रीज है, यह 2028 तक एसएफसी के उत्पादन और उपभोग में क्या लाएंगे, कमी लाएंगे। और इस प्रकार से हमें ओजोन सरण को लेके जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिसका हमने क्विक रिवीजन के माध्यम से एक बार समझने की कोशिश की है और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन, और यह क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में स्पेशली आप जो है अपना मैसेज डालिए कि यह क्लास कैसे लगी, और उसी के आधार पर हम आगे इसी प्रकार क्विक रिवीजन की जो आरएस प्री के लिए है इन क्लासों पर बात करेंगे, चाहे वो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, चाहे वो विश्व का भूगोल है या भारत का भूगोल है, जो भी टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में, उन पर हम इसी तरह से क्विक रिवीजन के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।